Hi guys, my name is Parnika Nathan and I'm your new chemistry educator for class 12, and today we'll be doing line by line reading of chapter 1 solutions. And we all know ये chapter कितना important है. It is for 7 marks in board exams, and to ensure those 7 marks हमारे इस chapter के concepts should be clear. So we'll start. The first line is, in normal life we rarely come across pure substances. Most of these are mixtures containing two or more pure substances. Their utility or importance in life depends upon their composition. क्या है फर्स्ट लाइन कि लाइफ में हम लोग बहुत रेयर होता है कि वी कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बने होते हैं, जो फर्दर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं तोड़े जा सकते, जो फर्दर अनडिवाइडेबल होते हैं. दोज आर व्हाट? प्योर सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग जो भी सब्सटेंसेस देखते हैं जनरल लाइफ में वो मिक्सचर्स होते हैं. जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो क्या है? वो प्योर सब्सटेंसेस है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्सचर्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन होके बनते हैं, दोज आर मिक्सचर्स. ओके. एंड अब इन मिक्सचर्स की जो यूटिलिटी होती है कि इनका क्या इंपॉर्टेंस और यूज़ है हमारी लाइफ में, वो डिपेंड करता है कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास. ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर, मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल. ठीक है. अब जर्मन सिल्वर सबको पता होगा इज यूज फॉर ज्वेलरी. ब्रास किस लिए यूज़ होता है? ब्रास इज बेसिकली यूज फॉर प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट इज और ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज क्या? कॉइन्स में हमें पता है ब्रॉन्ज इज यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स एंड अदर थिंग्स. तो ये सब किसके हैं? इन सब में क्या कॉमन है? कॉपर, जिंक. बट जर्मन सिल्वर में वी आल्सो एडिंग निकल. तो ये सब एक ही तरह के मिक्सचर्स है काइंड ऑफ, बट इन सब के यूजेस क्या हैं? डिफरेंट है. ओके. नेक्स्ट इज 1 part per million of fluoride ions in water prevents tooth decay. 1 ppm फ्लोराइड का अगर आप वाटर में मिक्स करके यूज़ कर रहे हो, वी यूज़ इट जनरली, टूथपेस्ट में होता है, उससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स टूथ डिके. बट ऑन द अदर हैंड 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentration of fluoride can be poisonous. क्या लिखा है कि जब तक हम 1 part million यूज़ कर रहे थे इट वॉज फाइन, वो टूथ डिके से प्रिवेंट करा था. 1.5 मतलब 0.5 बढ़ा देने से वो टूथ को एकदम ही ख़राब कर देगा. सेम ही चीज़ है, सेम ही काइंड ऑफ मिक्सचर है, कितना डिफरेंस आ जाता है. और तो और फ्लोराइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लें तो वो क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है. ठीक है. जैसे next is intravenous injections are always dissolved in water containing salts at a particular ionic concentration that match with blood plasma concentration. ठीक है. Next is, in this unit we will consider mostly liquid solutions and their formations. This will be followed by studying the properties of the solutions like vapor pressure, colligative properties. अब इसमें हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में हम सिर्फ सोल्यूशन के मिक्सचर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, सोल्यूशंस एंड सोल्यूशन के मिक्सचर्स पे, और आगे हम उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे सच एज वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. पर हम किससे शुरू करेंगे? वेरी बेसिक्स, टाइप ऑफ सोल्यूशंस. विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ सोल्यूशंस और वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. इन लिक्विड सोल्यूशंस. ठीक है. तो what are solutions? Solutions are homogeneous mixture of two or more than two components. Solutions क्या होते हैं? homogeneous mixtures. homogeneous mixtures माने जब आप उसको dissolve करते हो तो वो equally ही उसमें mix हो जाता है. ठीक है. We all know solutions. ये तो सब बहुत basic है, सबको ही पता होगा कि solutions किससे बनते हैं. solutions किससे बनते हैं? solutions में होता है, एक होता है हमारे पास solute प्लस सॉल्वेंट. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो है मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का. ठीक है. बाय होमोजेनियस मिक्सचर्स वी मीन दैट इट्स कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. सेम क्या बोला हमने कि जब हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं तो उसमें जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं
वो क्या है, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम है। ऐसा नहीं कि ये एक सोल्यूशन गिवन है मुझे और उसमें से मैंने यहाँ से अगर निकाल रही हूँ कोई पार्ट उसका तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, और अगर मैं इस साइड से निकाल रही हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। ऐसा नहीं, उस पूरे सोल्यूशन के थ्रू आउट जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहेंगी, उधर उसमें जो भी कॉम्पोजिशन है वो सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है आगे कि आगे दिया है through generally the component that is present in the largest quantity is known as the solvent. The solvent determines the physical state in which a solution exists. तो क्या बोल रहा है कि सोल्यूशन में हमने क्या बोला था, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और वो डिटरमाइन करता है कि हमारे सॉल्यूशन की स्टेट क्या है। स्टेट हम मतलब गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है, तो दैट इज डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट। ऑन द अदर हैंड, one or more component present in the solution other than the solvent are considered as solutes. अब सॉल्वेंट के अलावा एक या एक से ज़्यादा जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, दैट इज नोन एज सॉल्यूट। तो क्या हमने एक बार बताते हैं हमने क्या पढ़ा कि सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, एक होते हैं सॉल्वेंट्स, दूसरा क्या होता है सॉल्यूट्स। सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूट्स जो हैं वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होता है, ओनली वन कंपोनेंट क्लासिफाइज एज सॉल्वेंट। ऑन द अदर हैंड सॉल्यूट कुड बी वन और मोर देन वन। मतलब अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर इन वाटर एक सोल्यूशन है, शुगर इन वाटर एक सोल्यूशन है, उसमें हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर। ऑन द अदर हैंड हमारा सोल्यूट क्या रह गया शुगर। अब सिमिलरली लेट्स हम सब चाय पीते होंगे, सबके घर में कोई ना कोई तो चाय ज़रूर पीता होगा। तो टॉकिंग अबाउट टी, जब हम चाय बनाते हैं व्हाट वी डू, वी ऐड वाटर, पानी डालेंगे, वी ऐड शुगर और हम क्या डालते हैं टी लीव्स, टी लीव्स चाय पत्ती जो बोलने बोल लो। अब जब हम ये बना रहे ये भी एक सोल्यूशन ही तो है, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन। बट टू फिगर आउट कि इसमें हमारा सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है तो कैसे होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, दिस ऑल्सो ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ मिल्क भी है ओके, ज़्यादा क्वांटिटी में क्या ऐड कर रहे हैं वाटर, वाटर क्या बन गया हमारा सॉल्वेंट। शुगर क्या है हमारी, अब ये शुगर टी और मिल्क क्या है, बहुत ज़्यादा तो हमने वाटर ही ऐड किया ना, शुगर टी एंड मिल्क बिकम आर सॉल्यूट, क्योंकि ये हम बहुत लेसर क्वांटिटीज़ में ऐड करते हैं। तो दीज आर व्हाट, दीज आर आर सॉल्यूट्स। ओके क्लियर। आगे है कि इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस। व्हाट आर बाइनरी सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस जिनमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स होते हैं, दोज आर कंसिडर एज बाइनरी सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स आर कंसिडर्ड एज बाइनरी solutions. अब here each component may be solid, liquid और in gaseous state. अब क्या बोला हमने कि हमारा solvent जो है और एक solute है, ये मिल जाते तो ये क्या बनाते हैं, ये हमारा बनाते हैं solutions। तो अभी बोल रहे हैं binary solutions में solvent और solute दोनों ही या तो liquid या gaseous या solid state में present हो सकते हैं। उसके हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स भी दिए इस टेबल में। टाइप ऑफ सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन, वेरी ऑब्वियस गैसियस सोल्यूशन है तो हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा गैस, तो हमारा सॉल्वेंट इज कंसिस्टेंट विच इज गैस, दिस इज आर सॉल्वेंट। अब इसमें क्या चेंज करता रहेगा सॉल्यूट, राइट। तो पहला हमारा सॉल्यूट वे टेकिंग गैस, गैस और गैस का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे वो कैसे बनेगा, अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, NO2, दोनों गैसेस हैं, दोनों जब कंबाइन कर देंगे वो क्या बन गया गैसियस सॉल्यूशन, करेक्ट। नेक्स्ट है फॉर मोर एग्जांपल यू कैन टेक कार्बन डाइऑक्साइड, तुम रोज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, क्या है वो भी कार्बन प्लस
ऑक्सीजन, वो भी गैस इन गैस का एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस. लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म को जब हम नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं उस टाइप के सोल्यूशन को भी गैस, लिक्विड इन गैस, वो भी गैस सोल्यूशन है. क्लोरोफॉर्म क्या है, सबलाइम होता है, वी नो दैट, तो मिक्स कर जाता है. नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस. अब सॉलिड को गैस में कैसे मिक्स करोगे, आप सबको पता है सॉलिड. कैम्फर भी क्या है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज अ एग्जाम्पल. कैम्फर भी क्या है, उसके पास भी सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है. तो इट इज ऑल्सो वॉट, एन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशंस. अब लिक्विड सॉल्यूशंस वेरी क्लियर अगेन, आवर सॉल्वेंट वुड बी लिक्विड. Our solvent is liquid and our solute again changes from gas, liquid and solid. तो पहले एग्जाम्पल है गैस एंड लिक्विड. क्या ऐड कर सकते हैं हम, ऑक्सीजन जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, दैट वुड बी एन एग्जाम्पल. लिक्विड एंड लिक्विड, इथेनॉल एंड वाटर. इथेनॉल को वाटर में डाल दो, आपके पास क्या आ गया, लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन. दोनों ही लिक्विड है, इथेनॉल इज ऑल्सो लिक्विड, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड, ग्लूकोज को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो, दैट इज व्हाट, सोल्यूशन आपके पास. ग्लूकोज तो सबने पिया होगा ना, पानी में मिला के खेल के आते हो या फिर थक जाते हो तो क्या होता है, ग्लूकोज पी लो. नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशंस. व्हाट आर सॉलिड सॉल्यूशंस, इनमें हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज सॉलिड. सोल्यूट अगेन गैस, लिक्विड, सॉलिड. अब गैस का लेना है तो सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम. जब हम हाइड्रोजन का सोल्यूशन पैलेडियम में मिक्स करेंगे, दैट वुड बी गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल. लिक्विड इन सॉलिड, अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ये तो पता ही है. नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड. कॉपर को जब हम डिजॉल्व करते हैं गोल्ड में तो हमारे पास क्या आ गया, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल. दीज आर ऑल व्हाट, सॉलिड सॉल्यूशंस. ओके, ये तो पता ही है, कॉपर गोल्ड में डिजॉल्व करते टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, ये सब आपके वो जूलर्स करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. तो अब हम लोग ये बताएंगे कि सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन. कॉम्पोजिशन एक सॉल्यूशन के हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता के. ठीक है, द लैटर कैन बी एक्सप्रेस्ड ईदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. अब हम कैसे इसको, मतलब हम लोग कॉम्पोजिशन को क्वालिटेटिवली बता सकते हैं और क्वांटिटेटिवली भी बता सकते हैं. ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं. क्वालिटेटिवली कैसे, विल लर्न. फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सोल्यूशन इज डाइल्यूट. डाइल्यूट दैट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूट, और इट इज कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बताएंगे, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. अब ये बोल रहा है कि हमको बताना है कि क्वालिटेटिवली क्या कॉम्पोजिशन है, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. ये बता के कि या तो हमारा जो गिवन सोल्यूशन है बहुत डाइल्यूट है या इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूट माने बहुत ही पतला सा बना है हमारा, बहुत लिक्विडी फ्लोई सा है, मतलब उसमें हमने सोल्यूट बहुत कम डाल दिया. कभी तुम एक देखना, ट्राई करना, वाटर लेना, उसमें सॉल्ट ऐड करते जाना. पहले तुम्हारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा, उसमें तुम और सॉल्ट डालते जाना और एक बार एक सैचुरेशन आ जाएगी कि तुमको लगेगा कि अरे बहुत सॉल्ट हो गया और अब मिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सॉल्ट मिक्स होना बंद हो जाता है एक पॉइंट के बाद. दैट इज सम अदर टॉपिक, ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये 11th में पता ही होगा. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा वो थिक सोल्यूशन तुम्हारे पास बन गया, उसमें बहुत ज़्यादा तुमने सोल्यूट ऐड कर दिया. ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl और डाइल्यूट HCl, क्या फ़र्क होता है, एक में द अमाउंट ऑफ HCl इज़ मोर कंपेयर टू द अदर. जिसमें मोर है दैट इज़ व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें लेसर है दैट इज़ डाइल्यूट. नेक्स्ट इज, but in real life these kinds of description add a lot of confusion and thus the need for a quantitative description of the solution. अब रियल लाइफ में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, टेल मी द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस गिवन सोल्यूशन, तो तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि हाँ मैम ये तो बहुत थिक है, हाँ मैम ये तो बहुत ऐसे पतला सा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड और ऐसे कैसे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, स्पेशली इन केसेस ऑफ क्लियर सोल्यूशंस. ठीक है, विस्कोसिटी से पता चल जाएगा, बट दैट इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो कैसे होगा,
अब इसके लिए हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स पे रेफ़र करना पड़ेगा. क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या, कि हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला डिज़ाइन किए हैं. देयर आर फॉर्मूलाज और सेट ऑफ फॉर्मूलाज through which, using which you can determine the quantity of the given compound in a solution. ठीक है, we'll study that. बहुत formulas हैं, very useful. So the first one is mass percentage formula. Mass percentage formula also known as weight by weight. वेट बाय वेट फार्मूला, मास परसेंटेज फार्मूला में हम ये फार्मूला जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमारा दोनों जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है दैट इज़ प्रेजेंट इन मास, उसको हम मास में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड एज मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ओवर द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, मास of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. ये कौन सा मास है जो तुमको निकालना है, जो हमें दिया गया है कि इस कंपाउंड का मास निकाल के दो, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन का मास. टोटल सोल्यूशन का मास क्या लेंगे हम लोग हमेशा, 100. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, 10% of glucose in water by mass. What does it mean? It means that 10 gram of solution is dissolved in 90 gram of water, resulting in a 100 gram of solution. Solution तो हमें 100 ग्राम का ही चाहिए, हमें क्या बोला है 10% ग्लूकोज. 10% ग्लूकोज कैसे बनेगा, जब तुम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में ऐड करोगे, टोटल कितना हो जाएगा 100 ग्राम्स. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब्ड बाय मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर. क्या बोला इसने कि अब ये जो फॉर्मूला है वेट बाय वेट का या फिर मास परसेंटेज का, इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में. कहाँ पे, जैसे हमें पता है कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशंस जो आते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं 3.62 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं. तो मतलब कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो टोटल सोल्यूशन तो हमारा 100 ग्राम्स का है. वी हैव 100 ग्राम्स का सोल्यूशन, और उसमें ये बोल रहा है 3.62 ग्राम्स ऑफ 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर, विच वुड बी हाउ मच, मतलब 3.62. तो ये 3.62, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 8396. तो 96.38 ग्राम्स ऑफ वाटर में हम जब 3.62 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट डालते हैं तब जाके हमारा कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन बनता है. दिस इज व्हाट दिस मेंट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बहुत क्लियर है सोल्यूशंस लिक्विड्स में, हम इसको यूज़ करेंगे. अब वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट. तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या है, वो लिक्विड है. दिस इज क्लियर. ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमारा लिक्विड, हमारा जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है, हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, इनटू 100 ही है हमारा पूरा. तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. ये फॉर्मूला है. तो अगर हमको आगे बोला है कि 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर मीन्स कि 10 ml इथेनॉल डिजॉल्व है वाटर में, ऐसे किस वे से कि हमारा पूरा जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है 100 ml. तो मतलब 10 ml ऑफ इथेनॉल is dissolved in how much of water, 90 ml approximately, right? That is what it means. So next we'll go
Solutions containing liquids are commonly expressed in this unit. वही बात आ गई liquids, क्योंकि वॉल्यूम में है, तुम मास, तुम जो तुम्हारे पास सॉलिड है उसको तो तुम नहीं कर सकते वॉल्यूम में कैलकुलेट, उसको भी तुमको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसेस को भी नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल 35% volume by volume solution of ethylene glycol and antifreeze is used in cars for cooling the engine. At this concentration, the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 Kelvin. क्या बोला इसने कि 35% of volume by volume of a solution of ethylene glycol, मतलब 35% इथाइलिन ग्लाइकोल का तुम सोल्यूशन कैसे बनाओगे, कैसे होगा. 35 ml तुम क्या लोगे, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस 65 ml वाटर, कितना हो गया 100 ml. हमारा किसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बन गया 35% सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. अब ये क्या है, ये एक एंटी फ्रीज भी है. एंटी फ्रीज मतलब इसको हम यूज़ करते हैं कार्स में इंजन्स को कूल करने के लिए. दिस सोल्यूशन इज यूज इन कार्स टू कूल द इंजन. और ये क्या करता है, ये जो है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर कर देता है, कम कर देता है. इट ब्रिंग्स इट टू -17.6 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं. नेक्स्ट फार्मूला इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हो तुम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जैसे भी अच्छा लगता है. मास बाय वॉल्यूम और यू कैन रिमेंबर वेट बाय वॉल्यूम. अब ये अनदर यूनिट है जो हम लोग यूज़ करते हैं मेडिसिन एंड फार्मेसी में. अब इसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द सोल्यूशन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन. इसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो हमने लिया है सॉलिड में, ठीक है, और फिर हमने सोल्यूशन बनाया. तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग टू कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम वी टेक द मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ 100 ml. तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पार्ट्स पर मिलियन. व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन. अब समझते हैं कि जब हमारा सोल्यूट, व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, जब हमारा सोल्यूट जो है वो ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन एंड इज डिफाइंड एज. तो मतलब जब हमारा जो सोल्यूट है वो बहुत ही छोटी, लाइक 5 पर मिलियन, सोचो कितना छोटा है. इट इज़ 10⁻⁶ में हम लोग उसको देके जाते हैं. तो सोचो 5 पर मिलियन कितना छोटा होता होगा. तो वो ट्रेस क्वांटिटीज़ की तुम लोग देख भी नहीं सकते हो उसमें प्रेजेंट है. तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे ये कॉन्सेंट्रेशन है उसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं. कैसे निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट जिसका तुम्हें निकालना है ओवर द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन. जितने भी सोल्यूशन में कॉम्पोनेंट्स हैं उन सबका पार्ट इंटू 10⁻⁶. दिस इज हाउ स्मॉल इट इज. तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ all the components of the solution into 10⁻⁶. As in the case of percentage, concentration in parts per million can also be expressed as mass to mass, volume to volume and mass to volume. ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि परसेंटेज में अगर हमें करना है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, मास टू मास में भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं, और हमने एक और कौन सा पढ़ा था, मास टू वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं. अब एक एग्जांपल ले लो पार्ट्स पर मिलियन का. अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 130 grams contains about 6 × 10⁻³ grams of dissolved oxygen. तो एक लीटर ऑफ सी वाटर में जिसमें इतना सारा पानी है 130 grams, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी कम है, 6 × 10⁻³ पर. तो अब इतने स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, इट इज एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10 ग्राम. मतलब कितना कम हो गया, ये हो गया 5.8 पी, तो इंटू 10⁻⁶ इज ppm पार्ट्स पर मिलियन. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर. तो कितना
ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, इतना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इन सी वाटर. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमोसफेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज यूज्ड commonly used symbol for mole fraction is chi and subscript used on the right hand side of x denotes, or chi भी बोलते हैं but we'll use x denotes the component. It is defined as mole fraction of a component is equal to number of moles of component over total number of moles of all the components. तो कैसे निकाला हमने मोल फ्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स. तुम्हें कोई कंपोनेंट दे दे कि तुम्हें इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. तो एक बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं तो कितने कंपोनेंट्स होंगे तुम्हारे पास, 2. तो तुम्हें बोल दिया ए का तुम्हें निकालना है ये मोल फ्रैक्शन. तो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ ये number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है. For example, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, the mole fraction of A will be Xa is equal to, because A का निकाल रहे हैं, Na over Nb, Na over Na plus Nb. क्या लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, बिकॉज ए का निकाल रहे हैं, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स. अब तुम्हें कोई सोल्यूशन, अभी तो हम बाइनरी पढ़ते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला वी विल रिक्वायर. ठीक है, ये तो हमें आना ही चाहिए. पर सपोज करो तुम्हें कोई एक हमने दे दिया कि तुम्हारे पास आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है किसी एक सोल्यूशन में, और तुम्हें निकालना है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे. तो कैसे निकालोगे, तो एक्स आई, क्योंकि हमें ith कंपोनेंट का निकालना है, एक्स आई वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आई प्लस number of moles of one component plus two component up to so on number of moles of ith component, which is equal to number of moles of I summation ni, मतलब जितने भी components हैं उनका sum. ही तो हमें पता है ना summation का मतलब क्या होता है. तो it can be shown that in a given solution sum of all mole fractions is unity. That is, अब तुम जितने भी मोल फ्रैक्शंस ले रहे हो उन सब का एक सोल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स है तुम सबका वो मोल फ्रैक्शन निकालो. उसके बाद व्हाट यू विल रियलाइज इज कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सोल्यूशन इज 1. दैट इज फॉर आई नंबर ऑफ फॉर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स x1 plus x2 plus up to so on xi is equal to 1. Okay. Mole fraction is very useful in relating some physical properties of solutions. Say vapor pressure. You have to scroll down again. So So where were we? We were here. Okay, mole fraction is very useful in relating some physical properties of solution such as vapor pressure with concentration of the solution, and quite useful in describing the calculations involving gas mixtures. तो मोल फ्रैक्शन हमें वेपर प्रेशर के पढ़ने में और कॉन्सेंट्रेशन को निकालने में और इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है.